नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। इजराइल हायोम आप जानते हैं, इजराइल का न्यूज आउटलेट है। यह बहुत करीबी माना जाता है नेतन्याहू के। इसमें यह खबर आई है कि अमेरिका एक बार फिर से कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में नॉर्मलाइजेशन हो जाए। लिंडसे ग्राहम जो अभी हाल में मरा है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि रूसी हमले में शायद यूक्रेन में मारा गया, हालांकि अमेरिका का दावा है कि अमेरिका में अपने घर में वो मरा है। जब ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि उसके जो बाप थे वो भी बहुत कम उम्र में चले गए थे और लिंडसे ग्राहम को भी परेशानियां थी। खैर, जो भी है, इतना तो तय है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो लिंडसे ग्राहम मरने से पहले जो इंटरव्यू देकर गया है, उस इंटरव्यू में भी वो इस बात पर लगातार जोर दे रहा था कि सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में रिश्ते नॉर्मल हो जाए, यानी अब्राहम एक्कार्ड में शामिल हो जाए सऊदी अरबिया। यानी सऊदी अरबिया इजराइल के वजूद को तस्लीम कर ले और इजराइल के साथ तिजारती और बाकी सब रिश्ते बना ले। सऊदी अरबिया के अंदर इजराइल का राजदूत आ जाए, एम्बेसडर आ जाए, एम्बेसी खुल जाए और इजराइल में भी सऊदी अरबिया की एम्बेसी खुल जाए। ये अब्राहम एक्कार्ड के मानी है। लेकिन कहा जा रहा है कि सऊदी अरबिया ने दो शर्त रखी है। पहली शर्त यह रखी है कि बेंजामिन नेतन्याहू को कुर्सी से हटाया जाए, और दूसरी शर्त यह रखी है कि बेजालेल स्मोट्रिच ने जो वेस्ट बैंक में अपने नए नियम लागू किए हैं, जिसमें वेस्ट बैंक के इलाकों को इजराइल में मिलाया जा रहा है, उस चीज को रोका जाए। अब इस बातचीत की क्या डिटेल है, किसके थ्रू बातचीत हुई है, अभी स्टीव विटकॉफ आया था उससे यह मैसेज भिजवाया है या कुछ और है, यह सब हम नहीं जानते। लेकिन अगर ऐसा है तो सऊदी अरबिया, आप ये समझिए कि बदल रहा है। सऊदी अरबिया का जो पुराना रुख है उससे वो लगातार बदल रहा है। अब तक उसका स्टैंड ये रहा है कि अरब पीस इनिशिएटिव जो था उसके तहत ही इजराइल के साथ जो रिश्ते हैं वो नॉर्मल किए जा सकते। अब ये जो अरब पीस इनिशिएटिव है ये डिमांड करता है कि मामला 1967 तक ले जाया जाए। 1967 में इजराइल और फलस्तीन का जो बॉर्डर था उस बॉर्डर को तय किया जाए और इजराइल फलस्तीन में जो कब्जा करके बैठा है उससे बाहर निकले और अल-कुद्स यानी कि ईस्टर्न जेरूसलम को राजधानी बनाया जाए, फलस्तीन एक आजाद मुल्क बने। यह मांग अब तक करता रहा है सऊदी अरबिया। तो क्या सऊदी अरबिया अब पूरी तरह से समझौता कर रहा है और यह छोटी मोटी शर्त रख के इजराइल के साथ रिश्ता नॉर्मल कर रहा है? ये बड़ा सवाल होगा। बड़ा सवाल इसलिए होगा क्योंकि नेतन्याहू के कुर्सी से हटने से कुछ नहीं होगा। सांपनाथ जाएगा तो नागनाथ आके बैठेगा। कोबरा अगर चला जाएगा तो उसकी जगह पर कोई और जहरीला सांप आकर बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो दूसरा बनेगा वो फलस्तीन के लिए बहुत मोहब्बत रखने वाला होगा। और दूसरी बात कि फलस्तीन के आजाद मुल्क होने की बात ऐसे समझौतों से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इजराइल के ऊपर जो प्रेशर है वो लगातार कम होता चला जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अक्टूबर 2023 के पहले पूरा माहौल था, ये मैं कई बार बहुत डिटेल से गजा पर जो मैंने वीडियो किए हैं उसमें बता चुका हूं कि अक्टूबर 2023 के पहले जो बाइडेन के समय पूरा माहौल बना हुआ था और जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरबिया के, वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए तैयार हो गए थे। यह आप जानते हैं कि उनके वालिद इसके खिलाफ रहे हैं, लेकिन इनको कोई खास दिक्कत नहीं है। इनके पहले भी बयान आए थे कि पर्सनली फलस्तीन की मैं बहुत चिंता नहीं करता। अब यह 7 अक्टूबर 2023 हुआ, उसके बाद जिस तरह से फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाए गए उसके बाद से आवाजें बदली थी, लेकिन अब लग रहा है कि फिर से उसी पाले में जाकर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह से कल सना पर हमला हो रहा है, यह भी लग रहा है कि ईरान के खिलाफ भी अमेरिका के साथ खुल के जाने को तैयार है। अब ऐसे में पाकिस्तान भी क्या इजराइल के साथ अपने संबंध नॉर्मलाइज करेगा? जब सऊदी अरबिया के साथ उसका सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और सऊदी अरबिया अगर वाकई इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल करने जा रहा है तो पाकिस्तान के लिए भी यह सवाल बड़ा होगा कि क्या सऊदी के पीछे पीछे वो भी इजराइल से रिश्ता नॉर्मल करेगा। वैसे इस खबर को 100% सही मत मानिए, इजरायली अखबार में आया है। इस खबर पर वही जो मैं कहता हूं कि पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ आप देखिए। यह खबर पूरी तरह से गलत भी हो सकती है, आधी सही भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरबिया ये समझिए कि पूरी तरह से 360 डिग्री पे टर्न ले रहा है और फलस्तीन के मुद्दे को हमेशा के लिए छोड़ रहा है। अब आते हैं मोसाद और ईरान के एक्स प्रेसिडेंट अहमद नेजाद पर जो खुलासा हुआ है, और यह खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में हुआ है उस पर।
ये खुलासा ये बता रहा है, देखिए अहमद नेजाद के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि जब वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो ईरान में उनसे बड़ा इजराइल का विरोधी, इजराइल के मुखालिफ, उनसे ज्यादा बोलने वाला शायद ही कोई हो। जब अभी बारिश हुई थी ईरान में तो जो ये थ्योरी आई थी कि अमेरिका और इजराइल ने बादलों के साथ खिलवाड़ किया है जिससे ईरान पर बारिश नहीं होती, तो ये बात सबसे पहले अहमद नेजाद ने ही कही थी। अहमद नेजाद के सैकड़ों बयान आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि इजराइल का वजूद खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे में जब अचानक खबर आई थी कि उनसे इजराइल की बात चल रही थी और अभी जो रेजीम है उसको हटाकर उनको गद्दी पर बिठाने की बात चल रही थी, तो कई लोगों को भरोसा नहीं हुआ था। अब ये जो एनवाईटी की रिपोर्ट आई है ये बता रही है कि 2022 के आसपास से मोसाद, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसने अहमद नेजाद के साथ रिश्ते बनाए। यहां तक कि विदेशों में कई सारी मुलाकात हुई। अहमद नेजाद की कई सारी विदेश यात्राओं का जो खर्चा है, कहा जा रहा है कि ये मोसाद ने उठाया। खासतौर पर हंगरी में कई सारी मुलाकातें हुई हैं अहमदी नेजाद की इजराइल के मोसाद और उसके ऑफिसर से, ऐसा ये रिपोर्ट बता रही है। कहा यह जा रहा है कि यह बात ईरान के जो अभी की लीडरशिप है उसको पता चल गया और उसके बाद अहमदी नेजाद को रखा गया है, जेल में रखा गया है, उनके घर में ही, मतलब घर में ही हैं वो अपने, लेकिन वहां पर पूरी ईरानी निगरानी है जिसके बिना ना वो बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं। तो कुल मिला के खबर यह है कि ईरान का एक एक्स प्रेसिडेंट जो पहले इजराइल के बड़े विरोधी थे, बड़े मुखालिफ थे, उनको मोसाद ने किसी तरह से खरीदा और इस बात के लिए राजी किया कि अभी जो रेजीम है उस रेजीम को खत्म करने के बाद हम आपको ईरान का राष्ट्रपति बनाएंगे। यानी ये जो प्लान था कि पहले खामनेई साहब को शहीद किया जाए, लीडरशिप के बड़े हिस्से को मार दिया जाए और उसके बाद जनता ईरान की सड़क पर उतरे, ये अहमदी नेजाद के नेतृत्व में होना था और उसके बाद अहमदी नेजाद को कुर्सी पर बैठ जाना था। ये जो शाह बैठा हुआ है अमेरिका में और ख्वाब देख रहा है, वो ख्वाब पूरा होना ही नहीं था। आपको याद होगा ट्रंप से एक बार पूछा गया था शाह के बारे में, तो ट्रंप ने कहा था कि उससे कई बेहतर लोग हैं ईरान की गद्दी पर बैठने के लिए। तो अहमदी नेजाद को इस बात के लिए तैयार किया गया था, खरीदा गया था, प्रेशर बनाया गया था, क्या क्या किया गया था, लेकिन कुल मिला जुलाकर आप ये कह सकते हैं कि अहमदी नेजाद मोसाद के एसेट के रूप में काम कर रहे थे ईरान के अंदर। ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का। अब देखिए ये बात अगर आपको याद होगी तो ईरान वार जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन ही मैंने कहा था कि आगे क्या होगा, ये रेजीम जाएगी या रहेगी, ईरान के अंदर क्या होगा, इसमें बहुत बड़ा रोल इस बात का होगा कि ईरान की आवाम कैसे बिहेव करेगी और ये इस पर भी काफी हद तक निर्भर करेगा कि ईरान की जो सत्ता है उसके अंदर गद्दार कितने हैं। अब अहमदी नेजाद गद्दार हैं या उनको बदनाम किया जा रहा है हम नहीं जानते, क्योंकि कानी साहब को आप जानते हैं, कानी साहब को इतनी बार गिरफ्तार करवाया जा चुका, इतनी बार कहानियां उनकी आ चुकी, इतनी बार उनको गद्दार कहा जा चुका कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन पता ये चलता है कि वो अपनी लीडरशिप के साथ आज भी शाना बशाना खड़े हैं, वो कहीं से गद्दार नहीं है। तो अहमदी नेजाद क्या हैं, गद्दार हैं या नहीं हैं, ये कभी बाद में पता चलेगा। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर चलाया है। ईरान के जो प्रोफेसर मरांडी हैं उनका ये कहना है कि ये प्रोपोगेंडा हमें मजाकिया लगने लगा है। अगर अहमदी नेजाद सच में मोसाद को सपोर्ट कर रहा था तो वो खुद उसका नाम बाहर क्यों करेंगे? कोई भी खुफिया एजेंसी कभी अपने हैंडलर का नाम बाहर नहीं करती है। ऐसा करके तो जो बाकी एजेंट हैं उनके मन में डर पैदा कर रहे हैं कि कल को उनका नाम भी बाहर आ जाएगा। ये बात भी काफी लॉजिकल लगती है, क्योंकि अगर अहमदी नेजाद उनका एजेंट है तो वो बताएंगे क्यों, एक्सेप्ट क्यों करेंगे? एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि उसकी मौत पर इन्होंने मुहर लगा दी। तो ये एक तरीका हो सकता है ऐसी खबरें फैलाने का, ईरान के अंदर ऐसी खबरें जाएं जिससे ईरान की आवाम को लगे कि हमारे बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो तो मोसाद के लिए काम कर रहे हैं और वो भी डरें या फिर मोसाद के साथ जाने के बारे में सोचें, उनको लगे रिजीम तो टूटने ही वाली है। तो चाहे सऊदी अरबिया वाली खबर हो या अहमदी नेजाद वाली खबर हो, ये मैंने आपसे कहा कि पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ सुनिए,
ये खबर सही भी हो सकती है, आधी सही भी हो सकती है और पूरी तरह से गलत भी हो सकती है। जब वार चलता है तो उसके साथ एक प्रोपोगेंडा वार चलता है और ये सब अमेरिका और मोसाद के प्रोपोगेंडा वार का भी हिस्सा बन सकते हैं। अभी जमीन पर जो दिख रहा है वो ये कि जंग लगातार बढ़ती जा रही है और जैसा ईरान ने कहा था कि ये जंग अब अगर शुरू हुई तो निशाने खाड़ी के बाहर भी होंगे। देखना यह होगा कि ईरान ने आगे क्या प्लान करके रखा है और ट्रंप इस लड़ाई को चलाते हुए क्या क्या भुगतने को तैयार है और अरब मुल्क फाइनली क्या पोजीशन लेते हैं, कब तक डर के झुक के दब के रहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। तो जब जैसे जो होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब लेकिन जरूर कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ ताकि आपको लगातार खबरें मिलती रहे। सबसे तेज खबरों का वादा मैंने कभी नहीं किया, लेकिन सबसे क्रेडिबल, सबसे सही खबरें देने की कोशिश मैं लगातार करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।